नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8th का इतिहास पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी लॉर्ड कैनिंग ही भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर भी था और इसके साथ ही प्रथम वायसराय भी यही था। अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो आप लॉर्ड कैनिंग बोलेंगे। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल एवं अर्थ बल पर आधारित था, किंतु 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं, सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए। सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल, गौर और मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन इन विद्रोहों के अस्थायी होने के कारण और पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इसका दमन कर लिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 ईस्वी में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। सन 1857 ईस्वी की क्रांति लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति का निम्नलिखित कारण थे। अब देखते हैं आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, ये क्या क्या है देखते हैं। आर्थिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। अर्थात भारत उपनिवेश राज्य इंग्लैंड विदेश साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास नील देता। इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा बहुत खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। इससे भी वे नाराज थे। राजनीतिक कारण देखते हैं। यद्यपि भारत में राजनीतिक व्यवस्था वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के हाथ पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए।
उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासक एक पक्षीय निर्णय लेता था जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी। इससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों एवं तालुकदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के समय ना ही, भले वो कितने पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों के समान ऊंचे पद नहीं उनको मिलता था। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास और असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए थे। सामाजिक और धार्मिक कारण अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता एवं व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना, भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझी। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे और हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। ब्राह्मण एवं मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार एवं प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। सन 1850 ईस्वी में कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। सैन्य कारण देख लेते हैं। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। उनका वेतन और सुविधा अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत बहुत ही कम था। अंग्रेजों ने नए राइफलों का प्रयोग किया, जिनमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। क्रांति की योजना, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ये तात्या टोपे हैं और ये कुंवर सिंह है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन क्रांतिकारियों ने क्रांति की योजना बनाई। देश में ऐसी आसान परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का आकार नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाब, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी को निश्चित की गई। ये कुछ मानचित्र हैं उस समय के, कहाँ कहाँ क्या हुआ था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। इसके बाद यह किन किन शहरों में फैली, उन्हें चिन्ह के आधार के अनुसार क्रमानुसार है। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ है। मेरठ का है, ये झांसी का है, ये बिहार का है, ये बैरकपुर का है, ये लखनऊ का बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब जी थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ही थे। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, ये अक्सर पूछा जाता है मेंस वगैरह में। बैरकपुर,
लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च सन 1857 इसको बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा उनके सिपाहियों को विद्रोह के लिए अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यानी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को यह चिंगारी फैली थी। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। इलाहाबाद, प्रयागराज, जून 1857 इसमें लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा, लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया। फैजाबाद 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया। कैम्पबेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया। मैचिट में पूछा जाता है फैजाबाद में कौन थे? कैम्पबेल थे। हैदराबाद में नील थे। बहराइच, राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बॉडी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बहादुर शाह दुती को बंगाल का शासक घोषित कर दिया, लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य कर लिया। बहादुर शाह दुती की 1862 ईस्वी में रंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरफ फैल गई। इसके बाद इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्यों को नवाब घोषित कर दिया। कैम्पबेल के नेतृत्व में, यहाँ पे भी कैम्पबेल था और आपका फैजाबाद में भी कैम्पबेल था। कैम्पबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया और खान बहादुर खां को फांसी की सजा दे दी गई। कानपुर, नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्लाह खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद, प्रयागराज भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उसके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कानपुर में आपका कौन था? हैवलॉक था जनरल। लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंस का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का कानपुर पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन तथा डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेनाओं को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 इसको इनकी मृत्यु हो गई। विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। आजमगढ़ को कौन दबाया था? विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे से मिल गए। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। ये पूछा जाता है कि झांसी में कौन था? तो ह्यूरोज, जो स्वतंत्रता संग्राम को दबाया था।
इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने वहां स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 में प्रारंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में उनका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। अब यह है लखनऊ के कौन थे? बेगम हजरत महल। फैजाबाद या अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला। बरेली के खान बहादुर खां। गोरखपुर के गजाधर सिंह। सुल्तानपुर के शहीद हसन जो क्रांतिकारी थे और 1857 की क्रांति में इन जगहों पर नेतृत्व किए थे। ये देख लीजिए कुछ चित्र है। अंग्रेज सैनिकों का भारतीयों से युद्ध। अब क्रांति की असफलता के कारण यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आसाती सफलता नहीं मिली। इसके मुख्यतः निम्नलिखित कारण थे। इस संग्राम की सफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का मुख्य कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारी का साथ देते तो शायद ऐसी कुछ और स्थिति हुई रहती। क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का भी अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय 80 वर्ष के हो गए थे और उन्हें दिल्ली का शासक बनाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया, यानी सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेज सेना ने नई राइफल का प्रयोग अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी नहीं थी। हमें किसी भी धर्म की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का यहाँ मेरा मकसद नहीं है। यहाँ बस आप लोग को इस पाठ का अध्ययन कराना है। ये देख लीजिए 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। क्रांति के परिणाम। सन 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ किया। सन 1857 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो और ब्रिटिश शासन को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांतियों ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। ये भी जान जाइए 1857 ईस्वी क्रांति के बाद भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप मुझे क्षमा करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।